मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना बेहद ही जरूरी है। न्यूज 18 भी सबसे यही अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील की है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों पर मचे घमासान के बीच महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस ने बड़ा फेरबदल किया है। मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर स्तर के 86 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, जिनमें सबसे ज्यादा 65 इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच के हैं। चिट्ठी बम पर जारी सियासी संग्राम के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। वसूली के आरोप लगने के बाद विवादों से घिरे अनिल देशमुख पहली बार उद्धव से मिलने उनके घर पहुंचे। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की खबर है कि परमवीर सिंह के मुद्दे पर आज महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें मौजूदा संकट पर चर्चा हो सकती है। इस बीच बीजेपी के नेता भी इस मुद्दे पर आज राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल से मुलाकात के दौरान बीजेपी नेता भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी कर सकते हैं। चिट्ठी बम पर महाराष्ट्र सरकार में जारी बैठकों और मुलाकातों के दौर के बीच कांग्रेस इस मुद्दे पर दो धड़ों में बंटती नजर आई। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस कोटे के मंत्रियों और दूसरे नेताओं ने एक बैठक की। न्यूज 18 के अभिषेक पांडे की खबर है कि कांग्रेस के कुछ नेता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अनिल देशमुख के इस्तीफे के पक्ष में हैं, जबकि कुछ नेता सरकार के रुख का समर्थन करते हुए अनिल देशमुख का इस्तीफा न लिए जाने के पक्ष में हैं। खबर है कि कांग्रेस की बैठक में अनिल देशमुख पर बनी राय की रिपोर्ट दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान को भेजी जाएगी। हम सब कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता और हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य हम साथ में इकट्ठे बैठे और जो सद्य स्थिति है हमारी उस पर हमने चर्चा की है। उनके मन में क्या है वो भी हमने समझने का कोशिश की है। इतना ही काम हम मीटिंग में किया है। बिहार की विधानसभा से जख्मी विधायकों की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। केवल राज्य सरकार ही नहीं बल्कि पटना के डीएम और एसपी पर भी विधायकों ने ज्यादती का आरोप लगाया और दावा किया कि अधिकारियों के आदेश पर ही विधायकों को पीटा गया। विधायक सत्येंद्र कुमार विधानसभा के बाहर बुरी तरह जख्मी हालत में गिरे हुए दिखे। डीएम ने कहा कि इसको मारो, बस गाली गलौज किया, बड़ी मारा छाती पर बूट रख के मारा। एसपी विधानसभा के अंदर से कुछ हैरान करने वाले वीडियो सामने आए। एक वीडियो में एक बुजुर्ग विधायक को कुछ पुलिस वाले बुरी तरह पीटते दिखाई दिए। 4 पुलिस वाले उसे जबरन घसीटकर बाहर ले जाते दिखे और सादी वर्दी में दिख रहा एक आदमी उसकी गर्दन और पीठ पर थप्पड़ और घूंसे चलाता दिखा। विधायक को बाहर ले जाने के बाद सारे पुलिस वाले फिर अंदर पहुंच गए और बाकी विधायकों को इसी तरह निकालने में जुट गए। दाईं तरफ सीढ़ी पर छिपे कुछ विधायकों को भी घसीटा गया। महिला विधायकों को विधानसभा से बाहर निकालने के लिए महिला सुरक्षा कर्मियों की टीम बुलाई गई। कई महिला विधायकों को भी घसीटते हुए बाहर लाया गया। तो वो एकदम बखलाए हुए, वो पुलिस फोर्स बुला करके मार पिटाई की है। सब पुलिस को सब जनप्रतिनिधि को बाहर निकाले। 2 महिला विधायक तो बाहर निकाले जाने के बाद सीढ़ियों पर बैठकर मीडिया से बात करने लगी, लेकिन उसी वक्त महिला सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें जबरन सीढ़ियों से उठा दिया। और इस दौरान बिहार की विधानसभा के अंदर पुलिस का जबरदस्त एक्शन चलता रहा। पुलिस को ज्यादा अधिकार देने वाले एक बिल का विरोध करते हुए विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा किया। कई बार विधानसभा स्थगित करनी पड़ी, लेकिन शाम को विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने से पहले आरजेडी के विधायक स्पीकर के कमरे के बाहर धरने पर बैठ गए और तख्तियां लेकर नारेबाजी करने लगे। स्पीकर खुद कमरे से बाहर निकले, लेकिन विपक्ष के विधायकों ने उन्हें कमरे से निकलने नहीं दिया। कार्रवाई शुरू होती उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष जो हैं उनके गेट के बाहर जो आरजेडी के और जो तमाम विपक्ष के विधायक हैं वो बैठ गए। कई विधायक तो फर्श पर तख्तियां लेकर लेट ही गए। महिलाएं भी वहीं डटी रहीं। थोड़ी ही देर में पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। विधानसभा स्पीकर के कमरे के बाहर से विधायकों को हटाने की कोशिश पुलिस ने शुरू कर दी। विधायक नहीं माने तो धक्का मुक्की, शोर शराबा और हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष का दावा है कि पुलिस ने जबरन घसीटकर विधायकों को बाहर निकाला। सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई है। विधायकों को धक्का मार मार कर पुलिस सदन के बाहर फेंकने का काम कर। कुछ विधायकों को चोटें भी आईं। एक विधायक तो विधानसभा की बिल्डिंग के बाहर बेहोश हालत में जमीन पर गिरे दिखे। विधायक हैं जिनको चोट लगी है और अभी ये बाहर
पुलिस इनको लाकर यहाँ पर फेंक कर और फिर अंदर चली गई है। विपक्ष का आरोप है कि संविधान पुलिस को विधानसभा में घुसने की इजाजत नहीं देता। संवैधानिक तौर पर पुलिस फोर्स नहीं घुस सकती है, अंदर में मार्शल्स हैं। जिस बिल पर विपक्ष ने हंगामा किया है उसके पास होने के बाद पुलिस को बिना वारंट के तलाशी और केवल शक के आधार पर गिरफ्तारी की इजाजत मिल जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर सांबा सेक्टर के अपोजिट पाक इलाके में ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया। रैकी के लिए इस ड्रोन की मदद ली गई। आपको बता दें, आतंकी घुसपैठ और हथियार गिराने के लिए रैकी का शक है। इस वक्त की बड़ी खबर नीतीश कुमार की ये रिपोर्ट खबर बता रहे हैं, पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है और ऐसे में इंटरनेशनल बॉर्डर पर सांबा सेक्टर के अपोजिट पाक इलाके में ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया है। इस पूरी खबर पर नीतीश हमारे सहयोगी इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, और क्या जानकारी इस ड्रोन को लेकर? देखिए फरहा, पिछले कुछ दिनों से जम्मू का जो सांबा सेक्टर है उसके अपोजिट जो पाकिस्तान का इलाका है चमनपुर और गलार टांडा, वहां पर लगातार अनमैन्ड एरियल व्हीकल और ड्रोन की मूवमेंट्स नजर आ रही है। अभी जो ताजा ये घटना हुई है वो 20 मार्च को ये ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया है इंटरनेशनल बॉर्डर से 500 से 1000 मीटर अंदर पाकिस्तानी सीमा में। सुबह 9:15 से 9:45 पर वहां पर जो भारतीय सीमा में बॉर्डर आउटपोस्ट है वहां के जवानों ने इसे उड़ते हुए देखा और फिर यही ड्रोन 11:32 से 11:35 तक 500 से 800 मीटर की ऊंचाई पर पाकिस्तानी एरिया में उड़ता हुआ नजर आया। जाहिर तौर से पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ के लिए रेकी कर रहा है इसके जरिए, ऐसा शक है। और साथ में सांबा के इलाकों में इंटरनेशनल बॉर्डर का जो इलाका है वहां पर आतंकियों के लिए हथियार ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा है, इसी के लिए जो है रेकी की जा रही है। शुक्रिया नीतीश। बंगाल के चुनावी रण में आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहाड़ सुनाई देगी। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में चुनावी रैली करेंगे। न्यूज 18 की आशिका सिंह की खबर है कि कांथी में होने वाली पीएम की इस रैली में शुवेंदु अधिकारी के भाई और टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, पिछले दिनों टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके शुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी भी पीएम के मंच पर नजर आ सकते हैं। बंगाल के बाद पीएम मोदी की असम के लखीमपुर और दरांग में भी चुनावी रैली है। जम्मू कश्मीर के रामबन से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें पहाड़ खिसकने के बाद एक कार उसके मलबे में दब गई। गनीमत यह रही कि उसमें बैठे लोग वक्त रहते बाहर निकल आए, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन वो अपनी कार को इस आफत से नहीं बचा पाए। पहाड़ के मलबे ने देखते ही देखते पूरी कार को ढक दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली इन तस्वीरों को कई लोग दूर से देखते रहे। जिस जगह ये कार फंसी थी उसके ठीक पास में गहरी खाई भी थी। ये देखकर लोगों में और दहशत फैल गई। हालांकि उन्होंने समझदारी दिखाई और इस मलबे से खुद को और अपनी गाड़ियों को दूर ही रखा। लेकिन रामबन जिले से ऐसी कई घटनाएं सामने आई। एक दूसरे इलाके में पहाड़ खिसकने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ठप हो गया। इस दौरान हाईवे पर आवाजाही शुरू करने में जुटी प्रशासन की टीमों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी भी हुई जिसने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि उनके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें, पकड़े गए बदमाश दिल्ली एनसीआर समेत उत्तराखंड में लोगों को लिफ्ट देने के बहाने उनसे लूटपाट करते थे। 22 मार्च को भी इन बदमाशों ने एक आदमी को कार में लिफ्ट देने के बहाने लूट लिया था। पुलिस को इन बदमाशों के बाद से पुलिस को लूट में इस्तेमाल की जाने वाली कार और हथियार भी बरामद हुए हैं। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा बदमाशों के विरुद्ध अभियान छेड़ा गया है और उसी के तहत आज अभी चेकिंग के दौरान पीटा 2 थाना क्षेत्र में चूहड़पुर अंडरपास के पास बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाश बॉबी और अर्जुन को गोली लगी है। रोहित उर्फ भूरी नामक बदमाश कॉम्बिंग में पकड़ा गया है। 2 और बदमाश अंधेरे का फायदा उठा करके फरार हो गए हैं, उनको भी हम शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए रेलवे स्टेशनों और मॉल के बाद अब वहां के बस अड्डों पर भी कोरोना जांच की शुरुआत कर दी, जिसकी कुछ तस्वीरें कुर्ला के एक बस अड्डे से भी सामने आई।
जहां हमने देखा कि बस में यात्रा करने से पहले लोगों की रैपिड टेस्टिंग की जा रही है। इसके लिए बीएमसी के कुछ कर्मचारियों को वहां तैनात किया गया, जिन्होंने कोरोना जांच से पहले लोगों से जुड़ी जानकारियां जुटाई। इस वक्त मैं कुर्ला के एसटी बस डिपो पे खड़ी हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग अपना टेस्ट करवाने के लिए रुके हैं। बस अड्डों पर कोरोना जांच के इंतजाम करने के लिए कुछ लोगों ने बीएमसी के इस फैसले की तारीफ की। जो कार्यक्रम किया है वो सही तरीके से किया हुआ है। बीएमसी के एक अफसर ने बताया कि उनका कुछ ऐसे लोगों से भी सामना होता है जो कोरोना जांच के नाम से ही खौफ खाते हैं। कुछ लोग सपोर्ट करते, कुछ लोग ऐसे ही चले जाते, लोग डर जाते कि ये टेस्ट नहीं करवाना। ऐसे ही कुछ लोग इस बस अड्डे पर भी दिखे, जिन्होंने बीएमसी के कर्मचारियों के उन्हें रोकने पर वहां से उल्टे पैर वापसी कर ली। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में उस वक्त बड़ा सड़क हादसा हो गया जब एक दूध ले जा रही गाड़ी ने पीछे से एक वैन को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस हादसे के बाद वहां हाहाकार मच गया। फौरन पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई और फिर हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक कोचिंग संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक दूसरे कोचिंग संचालक की पिटाई कर दी। बताया गया कि दोनों के बीच कुछ दिनों से किसी बात पर विवाद चल रहा था, जो इतना बढ़ गया कि उनके बीच मारपीट की नौबत तक आ गई। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में एक कोचिंग संचालक अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे कोचिंग संचालक की बेरहमी से पिटाई करता दिखाई दिया। मारपीट से पहले कुछ लोग उसे कोचिंग से बाहर लेकर आए और जैसे ही वो बाहर पहुंचा, वहां मौजूद कई लोग उस पर टूट पड़े। एक ने उसके बालों को पकड़ लिया तो फिर दूसरे लोग उस पर लात और मुक्कों की बारिश करने लगे। इस दौरान वहां कुछ लोग खड़े दिखाई दिए, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। हालांकि थोड़ी देर तक मारपीट करने के बाद सारे आरोपी वहां से फरार हो गए। केंद्र सरकार ने कोरोना की वैक्सीन लगाने के अभियान में तेजी लाने के लिए बड़ा ऐलान किया। न्यूज़ 18 की रवि सिंह की रिपोर्ट है कि कोरोना के खिलाफ देश भर में चल रहे अभियान के तहत 1 अप्रैल से वो लोग भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर है। अभी तक ये वैक्सीन 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को लग रही थी, लेकिन वैक्सीन लगाने के अभियान में तेजी लाने के लिए केंद्र ने उम्र की सीमा घटाकर 45 साल कर दिया। देश भर में कोरोना की वैक्सीन लगाने का अभियान 16 जनवरी को शुरू हुआ था और अब तक करीब 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के अलावा कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में सबसे अगले मोर्चे पर खड़े कोरोना योद्धाओं को भी वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। इस बीच दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी वैक्सीन लगाने के अभियान में तेजी लाने पर जोर दिया। हालांकि उन्होंने ये दावा भी किया कि देश भर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाना अभी संभव नहीं है। If you were to vaccinate everyone over the age of 18 years old, that would be almost about 97 to 100 crore people. And that would mean we will need 2 billion doses because there are 2 doses that is required. That is not possible. फिल्म तलाइवी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। जयललिता की जिंदगी पर बन रही फिल्म तलाइवी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। इस फिल्म में जयललिता के किरदार में कंगना रनौत नजर आएंगी। इस फिल्म का ट्रेलर कंगना के जन्मदिन पर लॉन्च किया गया। एक बात याद रखना, अगर मुझे माँ समझोगे तुम्हें मेरे दिल में जगह मिलेगी, और अगर मुझे सिर्फ एक औरत समझोगे तो तुम्हें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को पश्चिम बंगाल में कई रैलियां करेंगे। वहां 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली कोरोना से ठीक हो गए और अब उनकी ये रिपोर्ट नेगेटिव आई। पाकिस्तान की टीम इसी हफ्ते दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर रवाना होगी। बीजेपी जवानों के सम्मान में 3 अप्रैल तक देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस पर पार्टी ने इसका ऐलान किया। इसके तहत लद्दाख की गलवान घाटी पर वीरता दिखाने वाले सैनिकों की जानकारी लोगों को दी जाएगी। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने भी शहीद दिवस मनाया। 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ऐसे में दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने पीली पगड़ी बांधकर शहीद भगत सिंह को याद किया। क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की तरह पीली पगड़ियां यहाँ पर एक दूसरे को बांध रहे हैं। आंदोलन में शामिल लोगों ने किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने का भी ऐलान किया। किसान भाइयों के आंदोलन में तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, कुर्बानियां भी देनी पड़ी तो हम देंगे। कुछ यही अंदाज दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर भी दिखाई दिया। वहाँ भी आजादी के लिए कुर्बान होने वाले इन शहीदों को याद किया गया।
हरियाणा के रोहतक से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक मकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका, लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब आग की वजह से मकान के अंदर रखे सिलेंडरों में धमाके होने लगे और धमाकों की वजह से आग ने भयंकर रूप ले लिया। देखते ही देखते मकान की पहली मंजिल आग की भीषण लपटों में घिर गई, जिसे देखकर आसपास रहने वाले लोग खौफ से भर गए। तो एकदम बात से आने लगी, धुआं दिखने लगा। मेरे बाहर निकलते ही 3 धमाके हुए। घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में मकान की पहली मंजिल से आग की लपटें बाहर निकलती दिखाई दी। एक दूसरी तस्वीर में मकान से काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। फौरन घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं। आग कंट्रोल है, 2-3 सिलेंडर फटे बताए हैं, एक आदमी को चोट भी लगी है। फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारी पाइप की मदद से आग पर पानी की बौछार करने लगे और फिर कुछ घंटों की मशक्कत के बाद उसे बुझा लिया गया, लेकिन तब तक मकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक नाबालिग की हत्या के बाद सवालों के घेरे में आई पुलिस ने अब उस पूरी घटना के वीडियो जारी की। पिछले साल नवंबर में एक स्टोर में लूटपाट करने पर कुछ पुलिस वालों ने उस 15 साल के लड़के पर फायरिंग की थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में 10 दिन पहले ही आरोपी 5 पुलिस वालों पर केस दर्ज हुए। और अब जो वीडियो सामने आए उनमें कुछ पुलिस वाले उस लड़के पर फायरिंग करते नजर आए। वीडियो में साफ दिखा कि वो स्टोर से बाहर निकला और अपनी बंदूक जमीन पर रख दी, लेकिन उसके बाद भी उस पर ताबड़तोड़ कई गोलियां चलाई गईं। इतनी गोलियां बरसाने के बाद भी पुलिस वालों को तसल्ली नहीं हुई और वो उसे डराने के लिए चीखते चिल्लाते उसके पास पहुंचे। गोली लगने से वो लड़का जमीन पर औंधे मुंह गिरा हुआ था। दावा है कि उस नाबालिग पर 13 गोलियां दागी गईं। इस मामले में दोषी पाए जाने पर उन पुलिस वालों को उम्र कैद भी हो सकती है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 2 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें, परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच करवाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर पद से अपने तबादले को भी चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 12 बजे इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। महाराष्ट्र की सियासत में चिट्ठी बम से मचा बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में गृह सचिव से मुलाकात कर चिट्ठी बम मामले की सीबीआई जांच की मांग की, जिस पर शिवसेना नेता संजय राउत उन्हें निशाने पर लेने से नहीं चूके। देवेंद्र फडणवीस ने अभी थोड़ी देर पहले मुख्य गृह सचिव से शिकायत की है। वो पूरी रिपोर्ट उन्हें सौंपी है और गृह सचिव ने उन्हें कहा है कि वो पूरी रिपोर्ट को देखेंगे, स्क्रूटिनाइज करेंगे और आगे का जो भी फैसला होगा करेंगे। देखिए, अगर एलओपी साहब दिल्ली पहुंच गए हैं महाराष्ट्र की शिकायत लेके, तो मुझे लगता है आ जाने दो। दिल्ली में दरबार अगर लगाना चाहते हैं तो लगाने दीजिए। गृह सचिव महोदय अगर किसी बात की इंक्वायरी करना चाहते हैं या कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो वो भी करने दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वो मांग कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी की, और एनसीपी की तरफ से जो बयान दिया गया है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है, उसको खारिज किया और सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। राउत साहब जो भी मांग करें, उनकी सरकार है, उनके अफसर है, घर की बात है, दिल्ली उनकी घर की बात है ना, तो करने दीजिए, हमें क्या तकलीफ है। महाराष्ट्र के भिवंडी से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें धागे के 7 गोदामों में भीषण आग लगने से इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। यह आग कैसे भड़की इसका तो पता नहीं चल पाया, लेकिन तेजी से आग की लपटें एक के बाद एक चारों गोदामों को अपनी चपेट में लेती चली गईं। वहां आग लगने से आसमान की तरफ धुआं उठने लगा। इन हालात में भी उन गोदामों में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर गोदामों में रखे सामान को बाहर निकालना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वहां जुटे लोग घबरा गए। इस घटना के थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियां वहां पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद उस पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था।
कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए गुजरात सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जनक दवे की रिपोर्ट है कि सड़क के रास्ते महाराष्ट्र से आने वाले हर यात्री को अब गुजरात में दाखिल होने से पहले RT-PCR टेस्ट करवाना होगा। इसके लिए महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर कई मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही यात्रियों को गुजरात में दाखिल होने की इजाजत दी जाएगी। खबर यह भी है कि 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट दिखाकर भी लोग गुजरात में दाखिल हो सकेंगे। त्योहारों और पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से जुड़े नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। न्यूज़ 18 पर जुलूस निकालने के लिए लोगों को पहले प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी और ऐसे कार्यक्रमों में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। इसी तरह 10 साल से छोटे बच्चे भी इन कार्यक्रमों में नहीं जा सकेंगे। राज्य के मुख्य सचिव RK तिवारी ने यह भी निर्देश दिए कि दूसरे राज्यों से होली के मौके पर अपने घर आने वाले लोगों की कोरोना जांच जरूरी होगी। साथ ही 25 मार्च से 31 मार्च तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का भी निर्देश दिया गया। हालांकि वो मेडिकल कॉलेज इस आदेश से बाहर रहेंगे जिनमें पहले से उन तारीखों में छात्रों की परीक्षाएं तय हैं। इसके अलावा पुलिस को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को इकट्ठा न होने दें। मिथुन चक्रवर्ती 25 मार्च से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती गुरुवार से पश्चिम बंगाल में अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू करेंगे। वो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए थे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मध्य प्रदेश के भोपाल में अपना दफ्तर खोला। इतना ही नहीं, नए सदस्य बनाने के लिए एक ऐप के जरिए अभियान भी शुरू किया गया। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट बनाकर कंगना रनौत को जन्मदिन की बधाई दी, जिस पर कंगना ने उनका शुक्रिया अदा किया। यूपी के 3 IPS अधिकारियों को VRS यानी वक्त से पहले रिटायरमेंट दे दी गई। इन अधिकारियों में अमिताभ ठाकुर, राकेश शंकर और राजेश कृष्ण का नाम शामिल है। जो निर्णय हुआ है उसका मैं देखूंगा, उस पर विचार करूंगा और यदि मुझे लगेगा कि इसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं, ऐसी त्रुटियां हैं तो मैं उससे में लीगल कार्रवाई करूंगा। हाल ही में महिलाओं के पहनावे पर दिए गए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान का मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने समर्थन किया और फटे कपड़ों को अपशगुन बता दिया। फटा कपड़ा भारतीय संस्कृति और पावन परंपरा में अपशगुन माना जाता है। मंत्री उषा ठाकुर के इस बयान को कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया और बीजेपी नेताओं की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए। भाजपाइयों, तुम्हारी मानसिकता फटी हुई है, पहले उसको सीलो, फिर दूसरों की बहन बेटी पे उंगली उठाना। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के लिए रोकथाम के लिए केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर होली, शब बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी गई है। कोरोना की वजह से दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया और आदेश भी जारी कर दिया है। दिल्ली में करीब 3 महीने बाद एक बार फिर एक दिन में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 1100 के पार पहुंची है। गुजरात के वडोदरा में 2 छात्र संगठनों के नेता आपस में ही गुत्थम गुत्था हो गए। भगत सिंह के शहीदी दिवस पर शहीदों की मूर्तियों को फूलों की माला पहनाने के लिए छात्र संगठनों के नेताओं में जंग छिड़ गई और दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे दिखने लगे। इनमें एक दल बीजेपी के छात्र संगठन ABVP से जुड़े छात्रों का था और दूसरा दल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं का। MS यूनिवर्सिटी में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मूर्तियां लगी। मूर्तियों को माला पहनाने के लिए एक ही समय पर छात्रों के दोनों गुट पहुंच गए, जिसके बाद दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। कुछ लोग दोनों तरफ के नेताओं को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन छात्र नेताओं के सिर पर तो जैसे खून सवार हो गया। पुलिस वालों ने भी बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन छात्रों पर काबू पाने में पुलिस वालों को भी लंबा वक्त लग गया। गृह मंत्री अमित शाह आज केरल दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:30 बजे केरल के त्रिपुरीतुरा में वो रोड शो के शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद वो कंजीरापल्ली में उनकी एक जनसभा होनी है। इसके अलावा चाथुन्नूर में अमित शाह एक रैली को संबोधित करेंगे और शाम को मलमपूझा में उनका रोड शो होगा। अमेरिका में पिछले 7 दिन में 7वीं बार अंधाधुंध फायरिंग की वारदात में एक बार फिर मासूम लोग मौत के घाट उतार दिए गए। इस बार वहां के कोलोराडो राज्य में एक किराना स्टोर में एक आदमी ने दिन दहाड़े ऐसी ताबड़तोड़ गोलीबारी की कि 10 लोगों की मौत हो गई। और फिर अमेरिका के न्यूज चैनलों पर जो वीडियो छाया, उसमें स्टोर के अंदर गोलियां चलती सुनाई दी। गोलियों की गूंज सुनते ही स्टोर पर चीख पुकार मच गई। बदहवास लोग इधर उधर भागने लगे। फायरिंग की जानकारी मिलते ही पुलिस वाले तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और अगली तस्वीरों में किराना स्टोर एक छावनी में बदला नजर आया।
वहां सुरक्षा बल का भारी हुजूम चप्पे चप्पे पर तैनात दिखा। स्टोर के कर्मचारियों और वहां मौजूद ग्राहकों को तुरंत बाहर निकाला गया, लेकिन फिर पुलिस के हत्थे एक ऐसा आदमी चढ़ा जिसके शरीर पर न तो शर्ट थी और न ही पैरों में जूते। उसकी एक टांग से बुरी तरह खून भी बह रहा था। पुलिस वाले उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते दिखे। हालांकि ये साफ नहीं है कि क्या यही शख्स हमलावर था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौजूद बीएचयू में उस वक्त बवाल हो गया जब बिरला और लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के दो गुट मामूली बात पर भिड़ गए। बताया गया कि होली खेलने के दौरान दोनों गुटों के बीच विवाद शुरू हुआ था और थोड़ी देर बाद उनके बीच का विवाद मारपीट और पथराव में बदल गया। घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में कई छात्र दूसरे गुट के छात्रों पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस के साथ पीएसी को भी वहां का मोर्चा संभालना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी वहां पत्थरबाजी नहीं रुकी। इस दौरान वहां मौजूद कुछ पुलिस वालों ने बवाल कर रहे छात्रों को समझाने की भी कोशिश की। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। बीएचयू कैंपस में काफी देर तक इसी तरह बवाल होता रहा। हालांकि बाद में पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर छात्रों को शांत करवा दिया। छात्रों में आपस में कुछ वाद विवाद चलता रहता है और वो वाद विवाद आज थोड़ा हिंसा का रूप ले लिया था। इस घटना की वजह से दोनों गुटों के बीच तनाव बना हुआ है, जिसे देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। पटना में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा किया। हंगामा करने वाले लोग तेजस्वी यादव की अगुवाई में विधानसभा का घेराव करने के मकसद से सड़कों पर उतरे, जिन्हें पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने रोक लिया। कुछ देर तक पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार कर दी। लगातार हंगामा जारी है तो वहीं पुलिस इनको इस डाक बंगला चौराहे पर रोक रखी है और आगे बढ़ने नहीं दे रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से आरजेडी के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। काफी देर तक पुलिस पर ईंट और पत्थरों से हमला किया गया। ये लोग पत्थर लेके आए थे झोला में। हंगामे को शांत करवाने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस पूरे हंगामे के दौरान तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी वहां मौजूद रहे और उनके सामने ही आरजेडी के कार्यकर्ताओं की काफी देर तक पुलिस से झड़प चलती रही। प्रदर्शनकारियों की तरफ से हुए पथराव में कुछ पुलिसकर्मियों को मामूली चोट भी आई।